Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं मेडाइवल इंडिया मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत में मुगल शासन व्यवस्था जो चैप्टर है यह हम लोग देख रहे थे। तो मुगल शासन व्यवस्था में इसके पहले हम लोगों ने मंत्री परिषद और जो भी उनका प्रशासनिक चीजें थी उसको हम लोगों ने देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे भूमि कर के बारे में, है ना। भूमि कर के बारे में समझेंगे कि भूमि कर व्यवस्था किस प्रकार थी और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहता है। अभी मुगल शासन व्यवस्था पर यह दूसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो और बनेगी जो मुगल शासन व्यवस्था में चलने वाले सिक्कों पर बनेगी और चौथी वीडियो मुगल शासन व्यवस्था की सेना पर बनेगी। यह 4 वीडियो और इसलिए हमने छोटे छोटे पार्ट में लिया है ताकि आपको याद भी रहे और हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ने का, याद रहे ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मुगल शासन व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था थी, इसलिए उसके हर चीज पर हम लोग अच्छे से गौर करते हैं और उस पर कंटेंट भी ज्यादा है। तो चलिए, भूमि कर व्यवस्था किस प्रकार थी मुगल शासन व्यवस्था में। किसी भी शासन व्यवस्था की जो रीढ़ होती है अभी हम लोग देखें तो वह भूमि कर व्यवस्था ही है। हम लोग जो एक मान लीजिए कोई देश है उसका जो रीढ़ है वह सेना पर और खेती पर होता है। अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो देश में लोग कैसे रहेंगे। तो इन सारी चीजों को, खेतों की बंदोबस्ती, खेतों पर आने वाले टैक्स की बंदोबस्ती, इन चीजों का अध्ययन जो है हम लोग इसमें करेंगे। मुगल शासन व्यवस्था के में भूमि पर प्रकाश डालेंगे। तो भूमि को जो बांटा गया था वह मुगल शासन व्यवस्था में भूमि कर को तीन रूप में बांटा गया था। 3 टैक्स के रूप में भूमि पर लगने वाले 3 कर थे। वो कौन कौन थे? पहला है खालसा भूमि पर कर था, दूसरा है जागीर भूमि और तीसरा है सयुर्गल, है ना, सयुर्गल भूमि। तो यह 3 भूमि था, यह 3 भूमि कर जो मुगल शासन व्यवस्था में लगाई जाती थी। तो जो खालसा भूमि था, है ना, जो खालसा भूमि था यह प्रत्यक्ष बादशाह के नियंत्रण की भूमि होती थी। खालसा भूमि 1, जागीर भूमि 2 और सयुर्गल भूमि 3। देखिए, यह जो सयुर्गल भूमि है यह सुनने में अजीब सा लगता है। सयुर्गल भूमि को ही मिल्क भी बोलते हैं और इसको लगानहीन भूमि भी बोलते हैं और इसको मदद ए मास भी बोलते हैं। यह इतना सारा नाम है इसका, किसका? सयुर्गल भूमि का। तो सयुर्गल भूमि या मदद ए मास भी बोलते हैं या इसको लगानहीन भूमि बोलते हैं। एक ऐसी भूमि जिससे लगान कुछ नहीं मिलता हो वह लगानहीन भूमि है, या कहीं कहीं इसको मिल्कियत मिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क भी बोलते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखना है। तो भूमि कर 3 रूप में था, खालसा भूमि, जागीर भूमि और सयुर्गल भूमि। तो खालसा भूमि क्या होती थी? यह प्रत्यक्ष बादशाह के नियंत्रण में जो भूमि होती थी वो खालसा भूमि थी। जागीर भूमि की क्या होती थी? यह तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। आखिर जो सेनाएं काम करती है उसके बदले में जो तनख्वाह दी जाती थी वो क्या थी? जागीर भूमि थी। अर्थात वह जो है अनुदान में दी जाने वाली भूमि थी, सॉरी, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। और तीसरी है सयुर्गल भूमि, है ना, अर्थात अनुदान में दी जाने वाली भूमि। कौन सी भूमि थी? सयुर्गल भूमि, अर्थात अनुदान में दी जाने वाली भूमि। मतलब एक ऐसी भूमि जो बादशाह द्वारा किसी को अनुदान स्वरूप दी जाएगी वह क्या होगी? तो वह कहलाएगी सयुर्गल भूमि, अनुदान में दी जाने वाली भूमि। तो 3 भूमि थी, खालसा भूमि जो प्रत्यक्ष बादशाह के नियंत्रण में थी, दूसरी जागीर भूमि जो तनख्वाह के बदले दी जाती थी और तीसरी थी सयुर्गल भूमि जो अनुदान में दी जाने वाली भूमि थी। अब देखते हैं सयुर्गल भूमि या मदद ए मास, सयुर्गल भूमि या मदद ए मास या लगानहीन भूमि या मिल्क, ये चारों जो नाम है एक ही है। सयुर्गल बोल लीजिए या मदद ए मास बोल लीजिए या लगानहीन भूमि बोल लीजिए या मिल्क बोल लीजिए, यह चारों नाम जो है लगानहीन भूमि का ही नाम है। आगे देखते हैं। इसके बाद जब शासन व्यवस्था चलने लगी मुगल शासन व्यवस्था में, तो बाबर के बाद जब आप आगे आएंगे, हुमायूं, अकबर, इस तरह के आएंगे, तो शाह जब बात शेरशाह, इसके बाद जो है शेरशाह का जब शासन हुआ तो उन्होंने राई, एक जो है एक नई व्यवस्था चलाई, एक नई प्रणाली चलाई जिसका नाम क्या था? राई व्यवस्था, है ना, राई व्यवस्था। और यह शेरशाह द्वारा चलाई गई थी। बाद में अकबर ने भी जो है इसको फॉलो किया। यह भी एक कर व्यवस्था थी जिसका नाम क्या था? राई, है ना। क्या नाम था? राई, जो अकबर द्वारा, हाँ, तो एक नई पद्धति जो है जिसका शुरुआत शेरशाह ने किया उसको राई बोलते हैं, है ना, राई कर व्यवस्था। यह भी जो है राई जो है यह शेरशाह द्वारा चलाया गया था। बाद में मुगल साम्राज्य के जो महान शासक हुए अकबर, इन्होंने भी इस राई व्यवस्था, राई प्रणाली का उपयोग किया और राई व्यवस्था को यूज किया। तो देखिए, एक तो पूरी जितनी भी मुगल शासन में भूमि थी वह पूरे साम्राज्य की भूमि वह 3 पार्ट में विभाजित थी, जो खालसा भूमि थी, जागीर भूमि थी और सयुर्गल भूमि थी।
तीनों पे कुछ ना कुछ टैक्स मिलता था। इसमें आप जो देखिए खालसा भूमि है या तो प्रत्यक्ष बादशाह के नियंत्रण में थी, जागीर भूमि तनख्वाह के बदले थी, और सरयुगल भूमि थी जिसपे कि कोई भी अनुदान के रूप में दी जाने वाली थी, जिस पर कोई भी लगान नहीं आता था। और राई जो था, राई एक प्रणाली थी, कर व्यवस्था थी जो शेरशाह द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा? शेरशाह द्वारा चलाई गई थी। भू राजस्व हेतु अपनाई गई एक पद्धति थी जिसका इजाद किसने किया? शेरशाह ने किया। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राई नामक भू राजस्व पद्धति की शुरुआत किसने की? शेरशाह ने की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। राई नामक भू राजस्व प्रणाली की इजाद किसने की? शेरशाह ने की। और इसका जो है इसका पालन बाद में अकबर ने भी किया, है ना। भू राजस्व प्रणाली, राई नामक भू राजस्व प्रणाली को अकबर ने भी अपनाया। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि राई नामक भू राजस्व प्रणाली का आरंभ किससे हुआ? शेरशाह से हुआ। आगे देखते हैं 1573 में, है ना, 1573 में एक भू राजस्व प्रणाली नई हुई जिसका नाम रखा गया करोड़ी। यह मुगल शासन व्यवस्था में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। करोड़ी, यह करोड़ी जो है यह अकबर द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। अकबर द्वारा बनाई गई एक नई राजस्व प्रणाली जो कर प्रणाली थी वो क्या थी? करोड़ी। तो करोड़ी में क्या होता था? इसमें अपने क्षेत्र से, जहां अकबर का रेंज होता था, जितना दूर तक शासक का जो रेंज होता था, उससे 1 करोड़ का टैक्स वसूल करना होता था। 1 करोड़ का टैक्स जो है वह शासक को देना पड़ता था, और उसका नाम अकबर ने क्या रखा था? करोड़ी, है ना। क्या नाम रखा था? करोड़ी। और यह इसकी आरंभ कब हुई? तो करोड़ी की आरंभ 1573 में हुई। करोड़ी नामक कर प्रणाली या कर पद्धति की जो आरंभ हुई, यह कब हुई? 1573 ईस्वी में, है ना। 1573 में। और किसके द्वारा? तो यह हुई अकबर के द्वारा। याद रखना, यह सब ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करोड़ी कर प्रणाली का आरंभ अकबर द्वारा 1573 ईस्वी में की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद एक पद्धति आई जिसका नाम हुआ दहसाल। दहसाल भी एक कर पद्धति है ना। दहसाल भी एक भू राजस्व हेतु अपनाई गई पद्धति है। इसको टोडरमल बंदोबस्ती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोडरमल बंदोबस्ती। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा दहसाल या टोडरमल बंदोबस्ती क्या थी। तो यह क्या थी? यह आपका भू राजस्व हेतु अपनाई गई एक पद्धति थी। भू राजस्व हेतु अपनाई गई एक पद्धति थी, है ना, जो कि टोडरमल बंदोबस्ती के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? दहसाल। दहसाल एक भू राजस्व बंदोबस्ती थी जो टोडरमल बंदोबस्ती के नाम से भी जानी जाती थी। अब देखिए, यह टोडरमल बंदोबस्ती जो थी इसके 4 भाग हैं। देखिए, टोडरमल का नाम आपने अकबर के शासन, अकबर में जब हम लोगों ने अकबर को पढ़ा उस समय आपने टोडरमल का भी आपने पढ़ा होगा। 9 रत्नों में से एक थे। तो वह दहसाल जो 1580 में, दहसाल कब हुआ? 1580 में इस भू राजस्व पद्धति की शुरुआत की गई। दहसाल 1580, याद रखना है इसको तुरंत, अभी तुरंत, 1580 ईस्वी में, है ना। दहसाल बंदोबस्त, सॉरी, दहसाल भू राजस्व, दहसाल जो है भू राजस्व कर कब लाया गया, कब स्टार्ट किया गया? तो 1580 में। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो टोडरमल बंदोबस्ती भी इसी का नाम है। अब देखिए, टोडरमल बंदोबस्ती अकबर के समय में हुआ, और टोडरमल बंदोबस्ती का 4 भाग था, है ना। क्या था? 4 भाग था। देखिए, अब ये आपको ये बात लगती होगी कि जब हम मुगल शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो इसमें अकबर को ही क्यों पढ़ रहे हैं? बात थी क्या? देखिए, जिस भी सल्तनत में जो भी शासक, जो बादशाह सबसे ज्यादा प्रधान होता है, उसके जो है उसके भूमि व्यवस्था को, उसकी सेना व्यवस्था को, और उसकी जो मंत्री परिषद है उसको हम लोग गौर से देखते हैं। यही रीजन हुआ है कि मुगल शासन व्यवस्था में अकबर सबसे प्रतापी शासक हुए। इसलिए अकबर के समय में जो प्रथाएं लागू हुई, जो कर व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो टोडरमल बंदोबस्ती के 4 भाग थे और यह अकबर के समय में था। पहला था पोलज, दूसरा था परती, तीसरा चाचर और चौथा बंजर। यह जो है टोडरमल बंदोबस्ती के 4 भाग हुए, है ना। टोडरमल बंदोबस्ती या जिसको दहसाल कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दहसाल कब लागू हुआ? दहसाल भू राजस्व प्रणाली कब लागू हुई? 1580 में, याद रखना है। करोड़ी 1573 में। तो पहला था पोलज, परती, चाचर और बंजर। अब पोलज क्या होता था? यह नियमित रूप से खेती साल में 2 बार जहां पर होती थी उसको हम लोग पोलज कहते थे, है ना। सॉरी, हम लोग नहीं, मुगल काल में उसको पोलज कहा जाता था। अर्थात कि नियमित रूप से खेती होगी। मतलब क्या? साल में 2 बार जैसे फसल उगाते हैं हम लोग, है ना, रबी फसल, खरीफ फसल, दोनों का उपज होगा बढ़िया से, नियमित रूप से। वो भूमि क्या कहलाती थी? वो बंदोबस्ती पोलज कहलाती थी। दूसरी थी परती। परती कौन होता था? साल में 1 या 2 वर्ष में अंतराल में, 1 साल या 2 साल के अंतराल में जिसमें कि उपज पैदा की जाती थी, वो क्या थी? आपकी परती कहलाती थी, है ना। जिसमें साल में 1 बार या 2 साल के अंतराल पर, 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंतराल पर जिसमें होता था, वो परती थी। तीसरा था चाचर।
चाचर क्या आता था, यह 2 या 3 वर्ष के अंतराल पर, इसमें जो है 2 साल या 3 साल के अंतराल पर खेती की जाती थी, उसको क्या बोला गया, चाचर। और चौथा था बंजर। बंजर वह होता था जो खेती योग्य भूमि नहीं थी। बंजर भूमि तो आप जानते ही हैं, वैसी भूमि जो खेती योग्य नहीं है, इसमें कोई भी फसल बो दी आ जाए तो उपज उसमें पैदावार अच्छी नहीं होती, वो बंजर थी। तो आपको ये याद रखना है, टोडरमल बंदोबस्ती के 4 भाग क्या क्या थे, पोलज, परती, चाचर, बंजर। पोलज था जिसमें नियमित रूप से खेती होती थी साल में 2 बार। परती वह था जिसमें 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। चाचर वह था जिसमें 2 वर्ष या 3 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। और बंजर वो था जिसमें जो खेती योग्य भूमि नहीं थी। अब आगे देखते हैं खालसा भूमि, है ना। अब क्या है खालसा भूमि। आप जो यहाँ पर प्रत्यक्ष बादशाह नियंत्रण में देखे थे कि वैसी भूमि जो प्रत्यक्ष बादशाह के नियंत्रण में हो वो खालसा भूमि कहलाती थी। देखिए अब है खालसा भूमि के आधार पर, है ना, खालसा भूमि के आधार पर टोडरमल ने जब्ती प्रणाली का आरंभ किया। जब्ती में कर निर्धारण 2 श्रेणी में होता था। देखिए अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली कब आरंभ हुई, तो 1570 से 71 में। याद रखिएगा इसको, बहुत ही जो जब्ती, यह 1570 से 71 ईस्वी की बात है ना, यह अकबर के समय की बात है। तो खालसा भूमि को ही, जो प्रत्यक्ष बादशाह के नियंत्रण में भूमि थी, उसी भूमि में खालसा भूमि को ही टोडरमल ने 70 से 71 में जब्ती प्रणाली आरंभ की, जब्ती कर प्रणाली आरंभ की, या जब्ती भू राजस्व व्यवस्था आरंभ किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब्ती राजस्व व्यवस्था कब आरंभ की गई, 1570 से 1571। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुरंत याद रख लीजिएगा। जब्ती प्रणाली 1570 से 1571, है ना। तो यह खालसा भूमि पर ही होती थी, जो बादशाह के, प्रत्यक्ष बादशाह के नियंत्रण में जो भूमि थी उस पर लगाई जाती थी जब्ती प्रणाली। यह भी जो है भू राजस्व कर, है ना, भू राजस्व कर का ही एक रूप था। भू राजस्व से तो अपनाई गई कर का ही एक पद्धति थी। तो यह इसमें इसका निर्धारण 2 श्रेणी में होता था। किसका, जब्ती का निर्धारण 2 श्रेणी में होता था। कौन कौन, तखसीस में और तहसील में, है ना, तखसीस और तहसील। तखसीस और तहसील, यह टोडरमल द्वारा, खालसा भूमि पर टोडरमल द्वारा भू राजस्व कर की नई पद्धति कौन सी अपनाई गई, जब्ती। और जब्ती में कर का जो निर्धारण होता था, टैक्स की जो निर्धारण होती थी, वह 2 श्रेणी में होती थी। किसमें किसमें, तखसीस में और तहसील में, तखसीस में और तहसील में। अब देखिए उसके बाद जो आगे जो कर व्यवस्था में बात आती है औरंगजेब की। औरंगजेब के समय में नक्श प्रणाली अपनाई गई, है ना, नक्श प्रणाली, भू राजस्व कर अपनाई गई और उपज का 1/2 कर दिया गया भू राजस्व कर को, है ना। औरंगजेब के समय में आकर के एक नई भू राजस्व कर अपनाई गई, है ना, एक भू राजस्व हेतु अपनाई गई कर के लिए। उस प्रणाली का नाम क्या हो गया, नस्क प्रणाली, है ना। नस्क प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नस्क प्रणाली। किसके समय में, औरंगजेब के समय में। नस्क प्रणाली औरंगजेब, नस्क प्रणाली औरंगजेब के समय अपनाई गई। और इसमें भू राजस्व को क्या कर दिया गया, उपज का 1/2 कर दिया गया। उपज का 1/2 अर्थात जितनी उपज होगी उसका आधा हिस्सा किसको देना होगा, शासक को, टैक्स के रूप में। और शायद मुगल काल में सबसे ज्यादा टैक्स जो है औरंगजेब के समय में ही लिया गया है। कर व्यवस्था का जो है आधा था, मतलब उपज का जितना था उसका आधा टैक्स ही देना पड़ेगा। अगर 50 केजी उपज हुई तो 25 किलो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। यह इस व्यवस्था का क्या नाम रखा था, नस्क प्रणाली। क्या कहा गया था, नस्क प्रणाली। भू राजस्व कर की एक नई प्रणाली जिसका नाम क्या था, नस्क प्रणाली। और इसका इजाद किसने किया, औरंगजेब ने। और इसमें क्या होता था, भू राजस्व कितना देना होता था नस्क प्रणाली में, तो उपज का 1/2, उपज का 1/2 भाग, उपज का 1/2 हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। आगे देखते हैं, मुगल काल कृषक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए मुगल काल में टोटल जमीन को 3 पार्ट में बांटा गया था, खालसा भूमि, जागीर भूमि, सैरगल भूमि। और मुगल काल में कृषक को भी 3 पार्ट में बांटा गया था, खुदकास्त, पाहीकास्त और मुजारिन, है ना। खुदकास्त, पाहीकास्त और मुजारियन, खुदकास्त, पाहीकास्त और मुजारियन। अब खुदकास्त कौन होते थे, खुदकास्त वो किसान होते थे जो अपने गांव में रहकर ही अपने जमीन पर, अर्थात जहां गांव है वहीं उसकी जमीन भी है, जहां वह निवास कर रहा है वहीं उसकी खेत भी है, वहीं उसकी जमीन भी है और वहां पर खेती कर रहा है, उसको क्या कहा गया, खुदकास्त। दूसरा है पाहीकास्त, जो अपने निवास स्थान से दूसरे गांव में जाके खेती करता है, अर्थात रहता है कहीं और खेती करता है कहीं, अर्थात 1-2 गांव की बात करता है, या इस गांव में रहता है बगल के गांव में खेती है, वो क्या कहलाता था, पाहीकास्त। और तीसरा था मुजारियन।
मुजारियन वह होता था जो खुदकास्त के जमीन को, खुदकास्त वह था जो अपने जहां पर रहता है, जहां निवास करता है, वहीं की जमीन पर खेती भी करता है, तो उस खुदकास्त से जमीन किराए पर लेकर खेती करता था, वो क्या कहलाता था? मुजारियन। उसको क्या बोलते थे? मुजारियन। तो आपने यह भी देखा मुगल काल में कृषक को 3 पार्ट में विभाजित किया गया था। खुदकास्त जो उसी गांव में खेती करता था जहां निवास होता था, पाही कास्त निवास स्थान से दूसरे गांव जाके खेती करता था, और तीसरा मुजारियन जो खुदकास्त से जमीन लेकर, किराए पर जमीन लेकर उसके जमीन पर खेती करता था, वो कौन था? मुजारियन। तो यह चीजें जो है ऑब्जेक्टिव में कभी आपको फंसा सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए हैं तो कहीं भी आपको मुगल शासन व्यवस्था की भूमि कर में या भूमि व्यवस्था में या कृषक व्यवस्था में कहीं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसके बाद जो अगली वीडियो में बनाऊंगा वो भूमि शासन व्यवस्था पर बनेगी, और जो मुगल शासन व्यवस्था पर बनेगी, और मुगल शासन व्यवस्था में के सिक्कों पर बनेगी। कौन कौन से सिक्के चलाए, किसकी शासक ने क्या क्या बदलाव आया समय के अंतराल पर, वो देखेंगे। और उसके बाद जो अगली वीडियो बनेगी वह मुगल शासन व्यवस्था की सेना पर बनेगी कि किस प्रकार सेना का संचालन मुगल शासन व्यवस्था में होती थी। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।